हाय एवरीवन, वेलकम टू यूट्यूब चैनल ऑफ कैटलिस्ट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। मेरा नाम है रूपेंद्र सिंह। मोस्ट स्कोरिंग टॉपिक एक ऐसा सीरीज़ लेके आया है कैटलिस्ट जो सीएसए नेट लाइफ साइंस एस्पिरेंट के लिए बहुत ही यूज़फुल होने वाली है। इस सीरीज़ में हम लोग मोस्ट स्कोरिंग टॉपिक जिनसे हमेशा क्वेश्चंस आपको सीएसए नेट लाइफ साइंस एग्जामिनेशन में देखने को मिलते हैं वो टॉपिक्स कवर कर रहे हैं। आज मैं आपके साथ जेनेटिक्स का एक ऐसे ही टॉपिक के साथ हूँ जिससे आपको ऑलमोस्ट हर एग्ज़ाम में क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। आज का टॉपिक जो मैं कवर करने जा रहा हूँ वो है पेडिग्री एनालिसिस। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस दिखाऊं तो अगर मैं लास्ट दो एग्जामिनेशंस की बात करूं, आपको उसमें भी हर सेशन में एटलीस्ट वन क्वेश्चन 4 मार्क्स का पेडिग्री एनालिसिस से दिखाई देता है। देखिए सितंबर 22 के सेशन 1 में आपको ये क्वेश्चन दिखाई दे जो 4 मार्क्स में आया था। इसी तरीके से एक ये क्वेश्चन आया था सितंबर 22 के सेशन 1 में ही, ठीक है। इसी तरीके से अगर आप देखें तो नवंबर 20 के सेशन 1 में आपको ये क्वेश्चन दिखाई देता है और नवंबर 20 के सेशन 2 में भी आपको क्वेश्चन दिखाई देता है। तो आप समझ सकते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसको हम लोग कह सकते हैं ये मोस्ट स्कोरिंग टॉपिक है अगर आप जेनेटिक्स के इस टॉपिक की बात करें, ठीक है। तो आज हम लोग पेडिग्री एनालिसिस की बात करेंगे। अगर आप देखें ये टॉपिक एक ऐसा है जो बहुत सारे और टॉपिक के साथ जुड़ के भी एग्जाम में पूछा जाता है। अगर आप लिंकेज मैपिंग के साथ देखें तो पेडिग्री को लिंकेज मैपिंग के साथ जोड़ के भी क्वेश्चंस आए हैं, मार्कर्स के साथ भी जोड़ के क्वेश्चंस पेडिग्री एनालिसिस से पूछे गए हैं। बट आज मैं अपने आप को कन्फाइन करूँगा प्योर क्लासिकल पेडिग्री एनालिसिस के ऊपर। देखिए जब हम लोग पेडिग्री एनालिसिस की बात करते हैं सबसे पहला सवाल ये आता है कि व्हाट आर पेडिग्रीज होते क्या हैं, क्यों हम इनकी स्टडी करते हैं। देखिए पेडिग्री एनालिसिस एक क्लासिकल जेनेटिक्स का पार्ट है जब हमारे पास मॉलिक्यूलर टेक्निक्स अवेलेबल नहीं होती थी और हम क्लासिकल मेथड्स पे रिलाई करते थे किसी भी ट्रेट की इनहेरिटेंस को स्टडी करने के लिए। फ्रांसिस गाल्टन ने पेडिग्री एनालिसिस की डिस्कवरी करी थी और इसकी एक कन्वेंशन डिज़ाइन करी गई जिसके हिसाब से अभी हम लोग देखेंगे कि किस चीज़ से कैसे किसको डिपिक्ट करते हैं। पहले समझने की कोशिश करते हैं कि पेडिग्री एनालिसिस बेसिकली है क्या। How do we define pedigree analysis? तो what are pedigrees? These are diagrams that show, ध्यान दीजिएगा, these are diagrams that show the relationship amongst member of a family। यानी पेडिग्री डायग्राम्स के थ्रू हम लोग डिफरेंट फैमिली मेम्बर्स की रिलेशनशिप्स को शो करने की कोशिश करते हैं। By pedigree analysis we may be able to predict how the gene controlling the trait is inherited। यानी पेडिग्री एनालिसिस के थ्रू हम ये पता कर सकते हैं कि कोई ट्रेट कैसे इनहेरिट हो रहा है। अगर ट्रेट्स की बात करें, आपको पता है कि ट्रेट्स डिपेंड करता है कि वो ऑटोसोम्स पे प्रेजेंट हैं कि वो सेक्स क्रोमोसोम पे प्रेजेंट हैं, वो डोमिनेंट हैं या रिसेसिव हैं। तो इस तरह से अगर हम देखें तो ट्रेट्स हमारे पास हो सकते हैं ऑटोसोमल डोमिनेंट, ट्रेट्स हो सकते हैं ऑटोसोमल रिसेसिव, ट्रेट्स हो सकते हैं अगर सेक्स क्रोमोसोम की बात करें, चूँकि आपको पता है सेक्स क्रोमोसोम एक्स और वाई दो तरीके के होते हैं, तो उस बेसिस पे एक्स क्रोमोसोम बेस्ड रिसेसिव ट्रेट हो सकते हैं, एक्स क्रोमो बेस्ड डोमिनेंट ट्रेट हो सकते हैं और वाइलिंग ट्रेट्स हो सकते हैं। तो अभी हम इन 5 तरह की पेडिग्रीज की स्टडी करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि कैसे हम इनके बेसिस पे डायग्राम्स की स्टडी करके, पेडिग्री डायग्राम्स की स्टडी करके किसी ट्रेट के इनहेरिटेंस के पैटर्न्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं, देखिए जब हम लोग किसी ट्रेट को ऑटोसोमल और सेक्स क्रोमोसोम बेस्ड बोलते तो आप भी समझते हैं कि ऑटोसोम्स पे बेस्ड जो भी ट्रेट होगा, क्योंकि ऑटोसोम्स इक्वल नंबर्स में इर्रिस्पेक्टिव ऑफ सेक्स सभी तरह के इंडिविजुअल्स में प्रेजेंट होते हैं, तो ऐसे ट्रेट का जो एक्सप्रेशन है वो इर्रिस्पेक्टिव ऑफ सेक्स सेम होगा, चाहे वो मेल्स में चाहे वो फीमेल्स में। तो ऑटोसोमल ट्रेट जो है वो मेल और फीमेल में इक्वल फ्रीक्वेंसी से अकर होते हैं। अगर हम लोग सेक्स लिंक ट्रेट की बात करें तो जैसा मैंने बोला सेक्स क्रोमोसोम बेस्ड ट्रेट एक्स लिंक्ड हो सकते हैं और वाई लिंक बेस्ड हो सकते हैं। तो अगर हम लोग वाई क्रोमोसोम बेस्ड ट्रेट की बात करें तो आप भी जानते हैं वाई क्रोमोसोम्स चूँकि सिर्फ मेल्स में पाया जाता है तो ऐसे ट्रेट सिर्फ मेल में अपीयर होंगे और वो मेल से सिर्फ सन में ट्रांसफ़र होंगे, कभी भी डॉटर में ट्रांसमिट नहीं होंगे। अगर हम लोग एक्स लिंक ट्रेट्स की बात करें तो अगर आप सेक्स क्रोमोसोम कॉम्पोजिशन देखें तो चूँकि मेल का सेक्स क्रोमोसोम कॉम्पोजिशन एक्स वाई होता है और फीमेल का सेक्स क्रोमोसोम कॉम्पोजिशन एक्स एक्स होता है, तो अगर हम लोग एक्स क्रोमोसोम बेस्ड रिसेसिव ट्रेट की बात करें तो वो ट्रेट्स अपने आप को इजीली एक्सप्रेस करेंगे मेल्स में, क्योंकि मेल में सिंगल एक्स क्रोमोसोम होने की वजह से अगर रिसेसिव अलील प्रेजेंट हो वो अपने आप को एक्सप्रेस कर पाएगा। फीमेल में रिसेसिव ट्रेट तभी एक्सप्रेस कर पाएंगे जब दोनों एक्स क्रोमोसोम पे रिसेसिव अलील प्रेजेंट हो,
और इसीलिए ऐसे ट्रेट्स ज़्यादा कॉमन होते हैं मेल्स में, जो अभी हम लोग जब एक्स क्रोमोसोम बेस्ड रिसेसिव ट्रेट की पेडिग्री एनालिसिस देखेंगे तो वहाँ पे हम लोगों को डिफरेंस बहुत क्लियरली दिखाई देगा। अगर हम लोग एक्स क्रोमोसोम बेस्ड डोमिनेंट ट्रेट की बात करें तो वो इक्वल चांस हैं उनके मेल और फीमेल में अकर होने के। अभी हम लोग देखेंगे कि एक्स लिंक्ड डोमिनेंट ट्रेट्स को हम लोग कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, क्योंकि एक्स लिंक्ड डोमिनेंट ट्रेट की इनहेरिटेंस काफ़ी कुछ सेम होती है ऑटोसोमल डोमिनेंट की तरह। डोमिनेंट है, हर जनरेशन में प्रेजेंट होगा, जिस बंदे में भी अलील होगा उसमें अपने आप को एक्सप्रेस करेगा, तो बहुत सारी चीज़ कॉमन होती हैं। तो एक माइनर सा डिफरेंस है जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जिसके बेसिस पे आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि वो ट्रेट ऑटोसोमल डोमिनेंट है कि एक्स लिंक्ड डोमिनेंट है। ठीक है, अभी हम लोगों ने बात करी ट्रेट्स की बेस्ड ऑन वो ऑटोसोमल है या सेक्स क्रोमोसोम बेस्ड है। इसी तरह ट्रेट या तो डोमिनेंट हो सकते हैं और रिसेसिव हो सकते हैं। सिंपल जेनेटिक इनहेरिटेंस की स्टडी से आपको इतना पता है कि डोमिनेंट ट्रेट सिंगल एलील में भी अपने आप को एक्सप्रेस कर पाएंगे। डोमिनेंट ट्रेट चूँकि सिंगल एलील एक्सप्रेस करे तो काफ़ी कॉमन होंगे थ्रू आउट द पेडिग्रीज, और ऐसे ट्रेट्स जो हैं हर जनरेशन में ऑलमोस्ट प्रेजेंट होंगे। जबकि रिसेसिव ट्रेट्स तभी अपने आप को एक्सप्रेस कर पाएंगे जब दो रिसेसिव एलील उस इंडिविजुअल में होमोजाइगस सिचुएशन में प्रेजेंट हो, और किसी एक इंडिविजुअल में दो रिसेसिव एलील के पहुंचने के चांसेस कंपैरेटिवली कम होते हैं, और इसीलिए रिसेसिव ट्रेट्स उतने कॉमन नहीं होते हैं। और अभी हम लोग जो पेडिग्री एनालिसिस करेंगे तो देखेंगे कि रिसेसिव ट्रेट्स के केसेस में पॉसिबल है कि इस जनरेशन से स्किप हो, पॉसिबल है कि आउट ऑफ सो मेनी पीपल कुछ लोग ही अफेक्टेड हो। ठीक है, तो इनहेरिटेंस के बेसिस पे हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं पेडिग्री एनालिसिस की स्टडी करके कि वो किस टाइप के ट्रेट के बात कर रही है, ऑटोसोमल डोमिनेंट के लिए, ऑटोसोमल रिसेसिव के लिए, वो भी हम लोग आगे देखेंगे। एक और चीज़, जब हम किसी ट्रेट की स्टडी करते हैं, एक हमने कंक्लूजन ड्रॉ करा कि प्रोबेबली दिस ट्रेट अपीयर्स टू बी ऑटोसोमल डोमिनेंट ट्रेट, तो ऑब्वियसली वो ट्रेट हो सकता है कहीं और कोई जेनेटिसिस भी उसको स्टडी कर रहा हो। अगर उस जेनेटिसिस का भी कंक्लूजन सेम निकलता है तो चांसेस हैं कि हम सभी जेनेटिस सेम ट्रेट की स्टडी करके सही कंक्लूजन ड्रॉ कर रहे हैं। अगर हम लोग पेडिग्री डायग्राम्स की बात करें तो मैंने बोला कि अब देखिए, अगर पेडिग्री डायग्राम्स हम लोग फैमिली रिलेशनशिप्स को शो करते हैं, जैसे सोचिए अगर पेडिग्री डायग्राम्स नहीं होते, हम लोग वर्ड्स में लिखते, ग्रैंडफादर, ग्रैंड डॉटर, बहुत मुश्किल होता, और इन्फॉर्मेशन को दो साइंटिस्ट के बीच में, दो जेनेटिस्ट के बीच में कम्युनिकेट करना बड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता। और इसीलिए पेडिग्री डायग्राम्स की कन्वेंशन डिज़ाइन करी गई, जिसमें ये डिसाइड किया गया कि हम लोग फीमेल्स को सर्कल से रिप्रेजेंट करेंगे, मेल्स को स्क्वायर से डेजिग्नेट करेंगे, पेरेंट्स को हॉरिजेंटल लाइन से कनेक्ट किया जाएगा, जबकि वर्टिकल लाइन से ऑफस्प्रिंग्स को कनेक्ट किया जाएगा। जो सिबलिंग्स होते हैं उनको हम लोग हॉरिजेंटल शिप लाइन से कनेक्ट करेंगे, और सिबलिंग को प्लेस्ड करने का तरीका क्या होता है कि दे विल बी प्लेस्ड अकॉर्डिंग टू देयर बर्थ ऑर्डर from left to right, and they will be depicted with Arabic numerals, okay, while generations on the other hand are shown with the Roman numerals। और generations को हम लोग अभी मैंने बोला कि वर्टिकल लाइन से शो करते हैं। अगर किसी इंडिविजुअल का सेक्स नहीं पता है तो हम लोग उस केस में एक डायमंड यूज़ करते हैं। इफ द सेक्स ऑफ द इंडिविजुअल इज अननोन, वी यूज़ अ डायमंड। पेडिग्री एनालिसिस में अगर हम लोग किसी सिंगल ट्रेट की बात करें, वो ट्रेट अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा है किसी इंडिविजुअल में, तो हम उसको शेडिंग से शो करेंगे। उसके अलावा ट्विंस को कैसे डिपिक्ट करते हैं, तो ट्विंस को एक हम लोग लाइक ट्विंस के केस में वर्टिकल लाइन स्टेमिंग फ्रॉम ए शिप लाइन, मैं आपको डायग्राम से शो करता हूँ। तो यहाँ ध्यान दीजिए कि मेल को हम लोग स्क्वायर से डेजिग्नेट कर रहे हैं, फीमेल को सर्कल से, एंड इफ़ यू आर नॉट अवेयर ऑफ द सेक्स ऑफ द इंडिविजुअल, हम लोग डायमंड यूज़ कर रहे हैं। अगर वो बंदा कैरियर है तो बीच में एक डॉट रख दी जाती है, अगर उसमें डिजीज़ शो हो रही है तो शेडिंग करते हैं, और अगर वो नॉर्मल है तो उसको मतलब अनशेडेड छोड़ दिया जाता है। अगर बंदे की डेथ हो चुकी है तो एक डायगोनल लाइन से उसको दिखाया जाता है। और जनरेशन्स को हम लोग रोमन न्यूमरल से शो करते हैं, अरेबिक न्यूमरल यूज़ करते हैं हम लोग सिबलिंग्स की एज पर देयर बर्थ ऑर्डर डिपिक्ट करने के लिए। तो देखिए यहाँ पे शो किया गया है, अगर आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। और ट्विंस की अगर हम लोग बात करें, देखिए ट्विंस कई तरीके के हो सकते हैं। तो आइडेंटिकल ट्विंस की बात करें, देखिए वर्टिकल लाइन से दो डायगोनल लाइन जो बीच में कनेक्टेड हैं, क्योंकि आइडेंटिकल ट्विंस बनते हैं स्प्लिटिंग ऑफ सेम एग से, जाइगोट से। और नॉन आइडेंटिकल ट्विंस की बात करें तो व्हेन टू डिफरेंट एग्स आर फर्टिलाइज्ड बाय टू डिफरेंट स्पर्म्स, तो उस केस में नॉन आइडेंटिकल ट्विन इस तरह से शो किया जाता है। तो एक कन्वेंशन डिज़ाइन करी गई ताकि कम्युनिकेशन जो भी आप स्टडी कर रहे हो उसको ईजी बनाया जा सके। अब देखिए, जैसे मैंने आपको बोला ट्रेट्स के बेसिस पे, बेस्ड ऑन वेदर ये ट्रेट्स ऑटोसोम्स पे प्रेजेंट है या सेक्स क्रोमोसोम पे प्रेजेंट, और ये डोमिनेंट और रिसेसिव डिफरेंट टाइप्स ऑफ पेडिग्रीज आइडेंटिफाई कर सकते हैं। चलिए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं
ऑटोसोमल डोमिनेंट पेडिग्री की। अब देखिए इसमें दो कीवर्ड हैं आपके लिए, एक तो ऑटोसोमल है, दूसरा डोमिनेंट है। जैसे शुरुआत में इंट्रोडक्शन में मैंने बताया, अगर ऑटोसोमल ट्रेट है तो इस ट्रेट के इक्वल चांसेस हैं मेल और फीमेल में, irrespective of sex of the individual, it would occur with equal frequency. And because it is dominant trait, so dominant trait will express itself even when single allele is present. And because single allele can express itself, so such traits are going to be quite common in the population. And you can expect them to be present in each and every generation. So this is what makes autosomal dominant trait very conspicuous. आपको आराम से समझ में आता है कि this could be an autosomal dominant trait. जरा ध्यान दीजिएगा इस पेडिग्री डायग्राम्स के ऊपर। देखिए इस पेडिग्री डायग्राम हम लोगों ने ऑटोसोमल डोमिनेंट ट्रेट को दिखाया। ऑटोसोमल आप देखिए मेल और फीमेल दोनों में लगभग इक्वल फ्रीक्वेंसी से अकर हो रहा है। डोमिनेंट ट्रेट है, ऑलमोस्ट हर जनरेशन में प्रेजेंट है एंड इट्स क्वाइट कॉमन इन द पेडिग्री। एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जिसके बेसिस पे आप जस्टिफाई करते हो, आप कंफर्म हो जाते हो कि ऑटोसोमल डोमिनेंट ट्रेट होगा, वो पॉइंट है कि ऑटोसोमल डोमिनेंट ट्रेट के लिए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है कि अगर किसी प्रोजिनी में कोई ट्रेट शो हो रहा है तो आप मान के चलिए वन ऑफ हिज और हर पेरेंट मस्ट ऑल्सो बी अफेक्टेड विद द ट्रेट। ये एक इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया व्हेन यू वांटेड टू मेक श्योर दैट इट इज नॉट ऑटोसोमल डोमिनेंट ट्रेट। तो including all those points which I said earlier, like it should be common, it should be present in individuals of both the sexes, it shouldn't skip generations, and the most important point which you will look for, whether if a progeny is affected, तो one of his or her parent must also show the trait. That is the most important point. तो इस वाले डायग्राम में अगर आप देखें तो जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स मैंने बोली वो दिखाई दे रही है। अगर देखिए प्रोजेनी में तो किसी न किसी पेरेंट में ज़रूरी है, ठीक है, काफ़ी कॉमन है, हर जनरेशन्स में आपको दिखाई दे रहा है। अब देखिए क्या ये संभव है, जरा हम लोग इस, अगर मैंने बोला कि अगर किसी प्रोजेनी में है तो पेरेंट में ज़रूर होगा, वाइस वर्सा मैंने नहीं बोला, मैंने नहीं बोला कि पेरेंट में तो प्रोजेनी में ज़रूर होगा। आई सेड if a progeny is affected, then one of his or her parent must also show the trait, not other way round. Other way round क्या ये possible है कि parents में trait हो और progeny में ना हो? Is it possible? आइए देखने की कोशिश करते हैं। Suppose if I take a situation where both the parents are heterozygous for dominant trait, and let me draw a Punnett square, Punnett diagram. So if I take this situation where I said both the parents are heterozygous, and we're talking about an autosomal dominant trait, so this is going to be the genotypes of the next progenies, and you see this individual, because he is having both recessive allele, he will not show the trait despite both parents being affected with the trait. Okay, so it is possible that both parents are showing the trait but still progeny is unaffected, but it is never possible that progeny is affected, because if a progeny is affected, like if I take this example and if I say the composition of this individual capital A small a, so it has got one capital A allele which must be transmitted by either of the parent, and whosoever is having this, whosoever is transmitting this allele, he will also be showing the trait. तो इस केस में आप समझ सकते हैं कि प्रोजेनी में अगर ऑटोसोमल allele अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा है तो वो किसी न किसी पेरेंट में ज़रूर होगा, बट नॉट वाइस वर्सा। इस चीज़ को ज़रूर ध्यान रखिए कि देखिए मैंने आपको पनेट स्क्वायर से एक स्पेशल कंडीशन लेके एक्सप्लेन किया हुआ है। अब बात करते हैं ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट की। तो सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करें क्या ऑटोसोमल डोमिनेंट में जो कुछ भी हमने सीखा, क्या ऑटोसोमल रिसेसिव हम उससे कंफ्यूज हो सकते हैं? एक ऑटोसोमल रिसेसिव पेडिग्री मैंने आपके सामने ओपन कर रखी है, और अगर आप देखें ऑटोसोमल डोमिनेंट में मैंने बोला था ऑटोसोमल मेल और फीमेल दोनों होगा, चूंकि ये भी ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट, यहाँ पे भी आपको मेल फीमेल दोनों में दिखाई दे रहा है। ऑटोसोमल डोमिनेंट की जो इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया जो और मैंने बताया था, पहले दूसरा बोला था कि काफ़ी कॉमन होगा, लगभग हर जनरेशन में प्रेजेंट होगा, और अगर प्रोजेनी में तो पेरेंट में ज़रूर होगा। अगर वो 3 पॉइंट्स यहाँ देखने की कोशिश करें, तीनों आपको यहाँ नहीं दिखाई। देखिए कॉमन नहीं है, आउट ऑफ सो मेनी ओनली 2 आर अफेक्टेड, हर जनरेशन में प्रेजेंट, इट इज़ स्किपिंग जनरेशंस, एंड यू सी हियर पेरेंट्स आर नॉर्मल डिस्पाइट प्रोजेनी बीइंग अफेक्टेड। ठीक है, तो आई एम वेरी श्योर यू नॉट कंफ्यूज ऑटोसोमल रिसेसिव पेडिग्री विद ऑटोसोमल डोमिनेंट वंस, दे आर इंटायरली डिफरेंट। नाउ द क्वेश्चन कम्स, ये तो हमने मान लिया कि ऑटोसोमल डोमिनेंट नहीं है, हम इसको ऑटोसोमल रिसेसिव कैसे प्रूव करेंगे? देखिए बेसिक अंडरस्टैंडिंग से आप सोचने की कोशिश करिए। ऑटोसोमल डोमिनेंट ट्रेट, रिसेसिव ट्रेट अपने आप को तब एक्सप्रेस करेंगे जब किसी इंडिविजुअल में दोनों रिसेसिव एलील पहुँचें। ठीक है, आप सिंपल कॉइन का एग्जाम्पल देखिए, आप 2 कॉइन उछालिए, दोनों में हेड्स आए, चांसेस कम होते हैं। तो किसी एक इंडिविजुअल में दोनों रिसेसिव एलील पहुँचे, उसके चांसेस कंपैरेटिवली कम होते हैं। ठीक है, तो
इस लॉजिक से आप समझ सकते हैं कि चांसेस कम हैं, है ना। और जीनोटाइप वाइज भी अगर आप देखने की कोशिश करें तो आउट ऑफ दीज 3 जीनोटाइप ओनली दिस विल एक्सप्रेस द ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट बिकॉज इट नीड्स बोथ रिसेसिव एलील टू बी प्रेजेंट इन दैट इंडिविजुअल। तो आप देखिए 3 तरह के जीनो, ओनली वन ऑफ द जीनोटाइप विल बी एबल टू एक्सप्रेस इटसेल्फ व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट्स। मोreover एक और चीज़ समझने की ज़रूरत है कि इफ़ एन इंडिविजुअल इज हैविंग बोथ, अगर किसी इंडिविजुअल में दोनों रिसेसिव एलील आए तो ऑब्वियसली इट विल कम फ्रॉम अनदर पेरेंट, है ना। दोनों हर पेरेंट से एक एक एलील आएगा। तो सपोज आई से ये वाला एलील इससे इस एलील, लेकिन ये भी तो पॉसिबल है कि दूसरा एलील उन दोनों पेरेंट्स के पास नॉर्मल हो जिसकी वजह से वो ट्रेट को शो नहीं करें। तो बोथ पेरेंट्स आर हेटेरोजाइगस, सो दे विल नॉट एक्सप्रेस द ट्रेट, देन also their progeny will show the trait. Okay, so it is possible that progeny is affected but none of the parent is affected, which is never possible in the case of autosomal dominant pedigree. Moreover एक चीज़ और समझिए, as I said, for expressing such trait it is necessary that both recessive allele must reach that individual, and chances of 2 recessive allele reaching an individual increases if parents are related to each other. So suppose by common ancestry they are having heterozygous situation, so in that case there is a possibility that 2 recessive allele from those 2 individuals might reach one single progeny. So chances of expression of autosomal recessive trait increase when both parents are related to each other. Okay? तो autosomal dominant और autosomal recessive pedigree आपको समझ में दोनों बिल्कुल अलग हैं, है ना। मेजर चीज़ें आपको ध्यान क्या देनी है, पहली चीज़ मेल और फीमेल्स में इक्वल फ्रीक्वेंसी से हो रही कि नहीं हो रही, तो आप मान के चलोगे ऑटोसोमल अगर इक्वल फ्रीक्वेंसी से हो रहा है। आप ये चीज़ देखोगे कि कॉमन है कि रेयर है, हर जनरेशन में प्रेजेंट है, जनरेशन से स्किप कर रहा है, प्रोजेनी अफेक्टेड तो पेरेंट्स की सिचुएशन क्या है। आप इतने पॉइंट्स पे चेक करोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा कि ऑटोसोमल डोमिनेंट पेडिग्री का ऑटोसोमल रिसेसिव पेडिग्री। एक चीज़ और समझिएगा, पेडिग्री के क्वेश्चंस कभी किसी एक पर्टिकुलर क्राइटेरिया पे हम लोग सॉल्व नहीं करते कि आपने एक चीज़ देख लिया कि अरे जनरेशन स्किप कर रहा है तो ये ऑटोसोमल रिसेसिव होगा। अभी मैंने आपको सिचुएशन दिखाई कि पॉसिबल है 2 पेरेंट्स अफेक्टेड हों और प्रोजेनी नॉर्मल आए, हो सकता है उस जनरेशन में किसी को डिजीज़ ना आई हो, ये पॉसिबल है, ठीक है। तो ऑटोसोमल डोमिनेंट में भी जनरेशन स्किप हो सकती है बट नॉर्मली इट विल नॉट। तो व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट इज जनरलाइजेशन, जनरली व्हाट वुड हैपन। तो इसीलिए जब आप कभी भी पेडिग्री के क्वेश्चन सॉल्व करें ऑटोसोमल सेक्स बेस, अभी सेक्स क्रोमोसोम में सभी आगे हम लोग करेंगे, तो कभी भी एक सिंगल क्राइटेरिया पे जज नहीं करिएगा, उसको मल्टीपल क्राइटेरिया पे जज करके चेक करिएगा। और दूसरी, यू डेवलप दिस हैबिट ऑफ पुटिंग जीनोटाइप्स, जीनोटाइप से तुरंत चेक किया करिए, तो गलत होने की गुंजाइश खत्म हो जाएगी। जैसे कि आपको पता है कि हम लोग MST सीरीज़ में आपको बेसिकली मोस्ट स्कोरिंग टॉपिक की थ्योरीज बता रहे हैं, कुछ क्वेश्चंस भी सॉल्व करा रहे हैं। बाद में हम लोग कुछ MCQ सेशंस भी लेके आएंगे जब CSIR का एग्ज़ाम की डेट अनाउंस हो जाएगी, तब तक हम आपको थ्योरी से एनरिच करेंगे। देखिए आप भी समझते हैं कि हम लोग कैटलिस्ट की, आपने जो भी बुक्स फॉलो करी, जो भी लेक्चर्स देखे होंगे, आपको इस चीज़ का यकीन होगा कि हम लोग बहुत ज़्यादा यकीन करते हैं इफेक्टिव टीचिंग में। इफेक्टिव टीचिंग का मतलब अगर हम आधे घंटे पौन घंटे का कोई वीडियो आपके लिए अपलोड कर रहे हैं, तो जब आप उस वीडियो को वॉच करके उठें तो यू मस्ट हैव दिस सेटिस्फैक्शन कि मुझे टॉपिक समझ में आ गया। और जब हम आपको पढ़ाने बैठ रहे हैं तो हम वो टॉपिक पढ़ा रहे हैं जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूरी है, हम वो टॉपिक पढ़ाने की कोशिश नहीं करें जिससे आप हमसे इम्प्रेस हो जाएं। अच्छा, हमको आपको इम्प्रेस नहीं करना है, हमें आपके सिलेक्शन में मदद करनी है। और इसीलिए आप देखिए, आप MST सीरीज़ के टॉपिक्स को फॉलो करिएगा। मैं, डॉक्टर समा शुक्ला मैम, जो लोग भी इस सीरीज़ में पार्टिसिपेट कर रहे हैं कैटलिस्ट टीम की ओर से, वो टॉपिक्स लेके आ रहे हैं जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही स्कोरिंग है, ठीक है। तो प्लीज़ इस चीज़ को समझते हुए चलिएगा और इन वीडियोस को जब आप वॉच करिए तो पूरे अटेंशन के साथ बैठिएगा कि मैं इंश्योर कर रहा हूँ MST सीरीज़ का कोई वीडियो जब आप वॉच करेंगे तो उस टॉपिक पे आपको कमांड होगा। ऑब्वियस सी बात है, अगर आप थ्योरी की बुक्स रेफ़र करने की बात करें तो आप कोई भी स्टैंडर्ड बुक फॉलो कर सकते हैं, और कैटलिस्ट की फंडामेंटल ऑफ लाइफ साइंसेस की बुक्स से बेसिकली हम लोग ये स्टडी में जितना भी मटेरियल हम यूज़ करें, जो भी आपको दिखाई दे रहा है मेरी PPTs में, दैट इज़ फ्रॉम दैट बुक। आपको पता है कि जो फंडामेंटल लाइफ साइंस उसका वॉल्यूम 1 बहुत ही जल्द आने वाला है, बहुत जल्द, और ये बहुत ही अपडेटेड बुक होगी। आपको इतने सारे न्यू टॉपिक्स मिलने वाले हैं, वो भी लेटेस्ट नॉलेज के साथ, जो भी पिछले 3-4 साल में नए डेवलपमेंट्स हुए हैं किसी भी टॉपिक से रिलेटेड, वो सब उसमें इम्प्रूव करे गए हैं, तो वो आपको अपने आप डिफरेंस महसूस होगा, ठीक है। तो चलिए फिर आगे करते हैं, नेक्स्ट पेडिग्री पे जाते हैं। तो अभी तक हम लोगों ने ऑटोसोमल डोमिनेंट पेडिग्री की बात कर ली, ऑटोसोमल रिसेसिव पेडिग्री की बात करी। अब बात करते हैं सेक्स लिंक बेस्ड पेडिग्रीज की। तो मैंने बोला सेक्स क्रोमोसोम के बेसिस पे अगर हम लोग देखें तो
मेल का सेक्स क्रोमोसोम कॉम्पोजिशन XY होता है, फीमेल का सेक्स क्रोमोसोम कॉम्पोजिशन XX होता है। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं एक्स-लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट की। जैसे मैंने बिगनिंग में बोला, एक्स-लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट विल बी एबल टू एक्सप्रेस इटसेल्फ इजीली इन द केस ऑफ मेल्स, क्योंकि मेल में सिंगल एक्स क्रोमोसोम होता है, सिंगल रिसेसिव एलील अपने आप को एक्सप्रेस कर पाएगा, जबकि फीमेल में ऐसा ट्रेट तभी एक्सप्रेस कर पाएगी जब दोनों एक्स क्रोमोसोम पर रिसेसिव एलील प्रेजेंट हो। तो इतनी इन्फॉर्मेशन आप ये अंदाज लगा सकते हैं कि ऐसे ट्रेट्स ज़्यादा कॉमन होंगे मेल्स में, ठीक है। ऐसे ट्रेट्स ज़्यादा कॉमन होंगे मेल्स में, और फीमेल्स नॉर्मली अगर सिंगल एलील उनके पास रहे तो वो कैरियर होंगी, ठीक है। तो फीमेल्स कंपेरेटिवली कम इस ट्रेट को शो करेंगी। दूसरी चीज़ आप भी जानते हैं, इनहेरिटेंस का तरीका देखें तो फादर का एक्स क्रोमोसोम जाता है डॉटर में और वाई क्रोमोसोम जाता है सन में, ठीक है। तो कभी भी एक्स क्रोमोसोम बेस्ड रिसेसिव डिजीज इनहेरिटेंस जो वो ट्रेट जो है वो फादर से सन में ट्रांसमिट नहीं होगा, क्योंकि फादर इज नेवर ट्रांसमिटिंग हिज एक्स क्रोमोसोम्स टू सन, ही इज जस्ट ट्रांसमिटिंग इट टू द डॉटर। तो ऐसा ट्रेट हमेशा फादर से सन में जाएगा। एंड सपोज इफ दिस मैन हैज़ मैरिड अ नॉर्मल फीमेल, तो इस डॉटर के पास एक रिसेसिव एलील वाला एक्स क्रोमोसोम आया, दूसरा सपोज डोमिनेंट एलील का आया, है ना। मैंने स्मॉल आर कैपिटल और स्मॉल आर रिसेसिव एलील शो करा। तो इस केस में फीमेल कैसी हो जाएगी, ये अफेक्टेड हो जाएगी, ठीक है। अब देखिए फीमेल का एक्स क्रोमोसोम सन में जाता है, ठीक है। तो जिस सन के पास भी ये वाला एक्स क्रोमोसोम जाएगा, जिस सन के पास भी ये एक्स क्रोमोसोम जाएगा, वो कैसा होगा, वो ट्रेट को शो करेगा। तो देखिए 50% इस केस में जो सन है वो अफेक्टेड होंगे। तो जस्ट इमेजिन करिए ये ट्रेट कैसे ट्रांसमिट हो रहा है, अफेक्टेड फादर से कैरियर डॉटर के थ्रू, डॉटर के हाफ ऑफ द ग्रैंडसन, डॉटर के हाफ ऑफ द सन, यानी फादर के हाफ ऑफ द ग्रैंडसन में डिजीज पास ऑन हो रही है। और इस इनहेरिटेंस को हम लोग क्या बोलते हैं मालूम, इसको बोलते हैं क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस। फादर से डॉटर के थ्रू ग्रैंडसन में पहुंच रहा है, दिस इज व्हाट वी कॉल क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस, ठीक है। तो देखिए क्या क्या चीज़ें आपने ध्यान देनी है जब हम लोग एक्स-लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट की बात कर रहे हैं, कि फादर से डॉटर के थ्रू ग्रैंडसन में जा रहा है। पहली बात, कभी भी फादर से सन में डायरेक्टली नहीं जाएगा। नेक्स्ट बात कि ऐसे ट्रेट्स मेल्स में ज़्यादा कॉमन होंगे, फीमेल एट मैक्स दे आर गोइंग टू बी कैरियर, बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी। अब फीमेल देखिए अफेक्टेड कब हो सकती है, व्हेन अ फीमेल विल शो द एक्स-लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट। अगर एक्स-लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट शो करना है किसी फीमेल को, तो शी मस्ट कैरी बोथ एक्स क्रोमोसोम विद रिसेसिव एलील। दोनों एक्स क्रोमोसोम रिसेसिव एलील उसमें तभी आ सकते हैं जब उसका फादर अफेक्टेड हो, क्योंकि एक्स क्रोमोसोम अगर फादर से आया तो फादर अफेक्टेड होना चाहिए, एंड मदर शुड ईदर बी अफेक्टेड और कैरियर, देन ओनली डॉटर विल शो द ट्रेट, विल एक्सप्रेस द ट्रेट, ठीक है। तो इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझिए, तो डायग्राम पे ध्यान दीजिए। देखिए क्या हो रहा है, यहाँ देखिए मोस्टली मेल्स अफेक्टेड दिखाई दे रहे हैं आपको, मोस्टली मेल्स अफेक्टेड दिखाई दे रहे हैं। प्लस आप देखिए फीमेल क्या है, दे आर कैरियर एट मैक्स। फीमेल क्या दिखाई दे रही है आपको, कैरियर दिखाई दे रही है, ठीक है। और ये ट्रेट कभी भी फादर से देखिए सन में नहीं जा रहा है, जो मैंने आपको शुरुआत में बताया, ठीक है। तो एक्स-लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट को आप इजीली आइडेंटिफाई करो, यू विल नॉट कंफ्यूज इट विद ऑटोसोमल डोमिनेंट रिसेसिव। यहाँ देखिए इक्वल एक्सप्रेशन नहीं हो रहा है मेल्स एंड फीमेल्स में, तो यू कैन नॉट कंफ्यूज इट विद ऑटोसोमल ट्रेट। इट इज एक्स-लिंक्ड ट्रेट एंड इट इज रिसेसिव वंस बिकॉज इट इज एक्सप्रेसिंग मोर कॉमनली इन केस ऑफ मेल्स, एंड फीमेल्स आर, यू सी इन द डायग्राम, दे आर मोस्टली recessive. And if a female is affected, that could happen only when her father is affected, mother is affected, or a carrier one. ठीक है, इस चीज़ को बहुत अच्छे से मैंने बोला जीनोटाइप से प्रैक्टिस करके देखिएगा। अब बात करते हैं एक्स-लिंक्ड डोमिनेंट ट्रेट की। जैसे शुरुआत में मैंने बोला, अब देखिए एक्स-लिंक्ड डोमिनेंट ट्रेट की जब आप बात करें, जरा ध्यान समझिएगा। एक्स क्रोमोसोम जो है, ठीक है, अगर हम लोग एक्स क्रोमोसोम की बात करें तो ये कॉम्पोजिशन है, ठीक है। अब जरा नोटिस करिए, चूंकि डोमिनेंट अलील सिंगल अलील में भी अपने आप को एक्सप्रेस करेगा, तो ऐसे ट्रेट मेल्स और फीमेल दोनों में अपने आप को एक्सप्रेस करेंगे इक्वल अबंडेंस, इक्वल फ्रीक्वेंसी के साथ, जबकि एक्स-लिंक्ड रिसेसिव में ऐसा नहीं हो रहा था, ठीक है। तो इनका एक्सप्रेशन का तरीका काफ़ी हद तक, अगर आप ध्यान दीजिए, डायग्राम पे ध्यान दीजिए, काफ़ी हद तक ऑटोसोमल डोमिनेंट की तरह हो जाएगा। डोमिनेंट अलील है, सिंगल अलील एक्सप्रेस करेगा तो काफ़ी कॉमन होंगे, लगभग हर जनरेशन में प्रेजेंट होंगे, ठीक है। और ध्यान दीजिए, देखिए, है ना, मेल और फीमेल में इक्वल अबंडेंस इनकी शो होगी। आप देखिए ऑलमोस्ट इक्वल नंबर ऑफ मेल्स एंड फीमेल्स आर अफेक्टेड, हर जनरेशन में प्रेजेंट है, काफ़ी कॉमन है। और अगर कोई प्रोजेनी अफेक्ट, उसका पेरेंट भी अफेक्टेड, डोमिनेंट ट्रेट है, तो वो वाली कंडीशन भी फुलफिल हो रही है। अब देखिए आप इसको कैसे डिफ्रेंशिएट करोगे
कैसे डिफ्रेंशिएट करूँ ऑटोसोमल डोमिनेंट और एक्स लिंक्ड डोमिनेंट को, ध्यान दीजिएगा इस बात पे, ठीक है। जेनेटिक्स की अंडरस्टैंडिंग देखिए, अब देखिए होता क्या है, ऑटोसोमल डोमिनेंट ट्रेट अगर फादर अफेक्टेड है तो सन एंड डॉटर दोनों में जाएगा, अगर मदर अफेक्टेड है तो सन एंड डॉटर दोनों में जाएगा। बट अगर हम लोग एक्स लिंक्ड डोमिनेंट ट्रेट की बात कर रहे हैं और फादर अफेक्टेड है तो कभी भी एक्स लिंक्ड डोमिनेंट ट्रेट फादर से सन में नहीं जाएगा, केवल डॉटर्स में जाएगा। क्यों? फादर का एक्स क्रोमोसोम, ध्यान दीजिएगा, फादर का एक्स क्रोमोसोम केवल डॉटर्स में जाता है। तो अगर कोई फादर एक्स लिंक्ड डोमिनेंट ट्रेट से सफ़र कर रहा है तो केवल डॉटर्स में वो एक्स लिंक्ड डोमिनेंट ट्रेट पास ऑन करेगा और डॉटर्स सभी अफेक्टेड होंगी और सन कैसे होंगे? नॉर्मल होंगे। बट वैसे दूसरी सिचुएशन देखिए, अगर मदर अफेक्टेड है, देखिए मदर में एक्स क्रोमोसोम, जो मदर के एक्स क्रोमोसोम्स हैं वो सन एंड डॉटर दोनों में जाएंगे। तो अगर मदर अफेक्टेड है तो दोनों सेक्स के प्रोजेनीज अफेक्टेड होंगे। बट अगर फादर अफेक्टेड है तो केवल डॉटर्स अफेक्टेड होंगी, सन का भी अफेक्टेड नहीं हो। जरा इस डायग्राम पे ध्यान दीजिए, ठीक है। जैसे नहीं वो जो सुनार होता है उसको समझ होती है कि ये गोल्ड है ना, वो परख वाली आपको आई डेवलप करनी पड़ेगी। तो पेडिग्री बहुत इजी है, अदरवाइज सब डायग्राम एक जैसे लगेंगे, ठीक है। तो वो जो मैं इस वीडियो को जो आप हैं मैं कहूँगा उसको मल्टीपल टाइम वॉच करिए, जो बातें मैं कह रहा हूँ ना बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ज़रा देखिए इस डायग्राम में, अब देखिए फादर अफेक्टेड है, सभी डॉटर्स अफेक्टेड हैं, सन नॉर्मल है, ये देखिए सन में नहीं आई डिजीज़ और डॉटर सब अफेक्टेड है, ठीक है। जब मदर अफेक्टेड है तो देखिए सन एंड डॉटर सब अफेक्टेड हो रहे हैं। तो अफेक्टेड मदर से सन एंड डॉटर दोनों में जाएगा, बट अफेक्टेड फादर से ओनली डॉटर्स में जाएगा। बस इसी पॉइंट पे जब पेडिग्री डायग्राम देखेंगे तो ऑटोसोमल डोमिनेंट एक्स लिंक्ड डोमिनेंट को डिफरेंशिएट करना, तुरंत अफेक्टेड मेल को ढूंढिएगा और उसकी प्रोजेनी को चेक करिएगा, उससे आपको पता चल जाएगा कि एक्स लिंक्ड डोमिनेंट है कि ऑटोसोमल डोमिनेंट है, ठीक है। देखिए मैं आपको मज़े की बात बताऊं, कैटलिस्ट की जो फंडामेंटल ऑफ लाइफ साइंसेस की बुक है, आप जानते हैं ये 4th एडिशन में है, तो काफ़ी साल हो गए हैं और थ्योरी की बुक हर साल रिवाइज़ नहीं होती है, तो काफ़ी सालों से बुक मार्केट में है। और आई एम वेरी थैंकफुल कि बहुत सारे कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में, डिपार्टमेंट्स में इसको रिकमेंडेड बुक्स की लिस्ट में रखा जाता है। मैं फिर भी आपको बताऊं, अभी भी कई बार मुझे ऐसे बच्चे मिलते हैं जो कहते हैं सर इसमें बहुत छोटा सा पेडिग्री दिया है, उससे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे कि मुझे और कुछ पढ़ने की ज़रूरत है। आपको मेरे साथ इतनी देर में रियलाइज़ हुआ होगा उसमें जो दिया वो मोर देन इनफ है। इनफैक्ट मैंने हर लाइन आपको पढ़ के नहीं दिखाई, हर लाइन से क्वेश्चन डिज़ाइन हो सकते हैं, ठीक है। तो जो कैटलिस्ट की बुक्स है, देखिए कैटलिस्ट की बुक्स इसीलिए पॉपुलर ही है कि वो इफेक्टिव टीचिंग की बात करते हैं। जो हम लोग टीचिंग क्लासरूम में करते हैं वही हमारी बुक में भी आपको दिखाई देगा, उसमें फिल्थ नहीं है, मतलब की बातें हैं। और इसीलिए आप मल्टीपल टाइम, कितने बच्चे मैं आपको बता सकता हूँ जो सेलेक्ट होने के बाद जब मुझसे मिले तो बोलते हैं सर मैं, जब वो अपने रिसर्च के लिए किसी अदर सिटी या कहीं और जाते हैं तो बोलते हैं सर मैं अपने साथ कुछ नहीं ले जा रहा, सिर्फ अपनी 2 थ्योरी की बुक लेके जा रहा हूँ। ये बहुत 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 बड़ी बात होती है कि एज यू ग्रो मैच्योर, मतलब जितने बच्चे मेरे टीचिंग में इन्वॉल्व हैं वो अब आके बार बार मिलते हैं, सर जितनी बार इस बुक को पढ़ता हूँ लगता है कुछ और अभी सीखना बाकी रह गया है, ठीक है। तो इसलिए बुक पे ट्रस्ट करिए, बार बार रीडिंग करिए, समझने की कोशिश करिए। अच्छा, मल्टीपल सोर्सेज के पीछे भागने की कोशिश नहीं करिए, एक जगह पे सब कुछ अच्छा आपको नहीं मिलता है। कैटलिस्ट की बुक में हम लोगों ने बहुत कुछ आपके लिए कलेक्ट किया हुआ, आज का पूरा लेक्चर उसी बुक से डिज़ाइन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब लास्ट हमारे पास बचा वाई लिंक्ड ट्रेट। वाई लिंक्ड ट्रेट में क्या होगा जरा सोचने की कोशिश करते हैं। वाई लिंक्ड है, केवल मेल्स में होगा। वाई क्रोमोसोम केवल सन में जाता है तो फादर से केवल सन में जाएगा और हर जनरेशन में प्रेजेंट होगा। तो इस डायग्राम पे ध्यान दीजिए, ओनली मेल्स आर अफेक्टेड, ठीक है। फादर से सन में जा रहा है, डॉटर में कभी नहीं जा रहा है, जनरेशन से स्किप नहीं हो रहे हैं। तो ये वाई, तो इसको तो पहचानने में ज़्यादा आपको परेशानी होगी नहीं, ठीक है। तो ये आपकी 5 तरह की पेडिग्रीज हो गई। और मैंने क्या बोला, कभी भी किसी पेडिग्री डायग्राम को आप किसी एक पॉइंट से सॉल्व नहीं करेंगे, जो मैं क्राइटेरिया उन सबको इंप्लीमेंट करेंगे, साथ ही साथ आप जीनोटाइप्स उसको क्रॉस चेक कर लेंगे, जो कंक्लूजन आपने ड्रॉ किया वो सही है कि नहीं। ये हैबिट आपको इनकलकेट करनी पड़ेगी। अब देखिए मैंने शुरुआत में दिखाया था ना कि पिछले 2 एग्जामिनेशंस की बात करें तो बहुत सारे क्वेश्चंस हैं ना, हर एग्जाम में आप इस टॉपिक से आपको क्वेश्चंस मिले, इसीलिए तो हम लोगों ने इस टॉपिक को मोस्ट स्कोरिंग सीरीज टॉपिक सीरीज़ में रखा भी है, ठीक है। चलिए क्वेश्चंस भी सॉल्व करके देखते हैं। अरे हाँ, ये कुछ टेबल्स भी आपके याद करने के लिए दी गई हैं, तो प्लीज़ इनको याद कर लीजिएगा। अच्छा, आपकी बुक में दिया सेक्स लिंक ट्रेट क्या होते हैं, जिनके क्रोमोसोम्स जो जीन्स है वो सेक्स क्रोमोसोम पे प्रेजेंट है। सेक्स इन्फ्लुएंस ट्रेट क्या होते हैं आपको पता है? सेक्स इन्फ्लुएंस ट्रेट के जो जीन्स कहाँ सिचुएटेड, ऑटोसोम्स पे।
बट उनका एक्सप्रेशन का पैटर्न डिपेंड करता है सेक्स ऑफ इंडिविजुअल पे। उसमें भी आपने सुना होगा सेक्स लिमिटेड और सेक्स इन्फ्लुएंस दो तरह के ट्रेट होते हैं। तो सेक्स इन्फ्लुएंस क्या होगा, किसी एक पर्टिकुलर सेक्स में ज़्यादा कॉमन होंगे, और सेक्स लिमिटेड क्या होगा, अगेन इनके भी जीन्स ऑटोसोम पे प्रेजेंट, और ये किसी एक पर्टिकुलर सेक्स में ही अपने आप को एक्सप्रेस करेंगे, दूसरे में नहीं करेंगे। ठीक है। साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस की बात करें, बहुत सारे ऐसे लाइक अगर हम माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट की बात करें, दे कैरी सर्टेन जीन्स, और उस जीन्स पे भी कुछ इंपॉर्टेंट उनके पास जो डीएनए होता है उसमें कुछ इंपॉर्टेंट जीन्स होते हैं। एक बहुत ही प्रोमिनेंट अगर आपने सुना हो साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेरिलिटी की कॉन्सेप्ट। ठीक है, आपको बुक में अगर आप फंडामेंटल ऑफ इन्वायरमेंट सिंस वॉल्यूम 1 लेंगे तो उसमें साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस वाले चैप्टर में पूरा कॉन्सेप्ट दिया हुआ है। जीनों की इम्प्रिंटिंग का एक बहुत ही इम्प्रूव चैप्टर आपको नई बुक में मिलेगा, उसका मैंने मोनो एलेलिक एक्सप्रेशन के नाम से उस चैप्टर को डिज़ाइन किया है। मोनो एलेलिक एक्सप्रेशन क्या, मैं आगे वाले सेशंस में आपको बताऊंगा। उसके बाद जेनेटिक मेंटेन, तो बहुत सारी चीज़ें हैं, इन टर्म्स का मतलब समझिएगा। उसके बाद कुछ रिप्रेजेंटेटिव डिजीज़ जो किस टाइप के उनके एग्जाम्पल, लाइक ऑटोसोमल डोमिनेंट ट्रेट के एग्जाम्पल क्या है ना, तो लाइक हंटिंगटन्स डिजीज़ हो गया, एकोंड्रोप्लासिया हो गया, ढेर सारे एग्जाम्पल्स हैं। ऑटोसोमल रिसेसिव के एग्जाम्पल्स के एल्बिनिज्म, गैलेक्टो, है ना, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। एक्सलिंग रिसेसिव, एक्सलिंग डोमिनेंट, प्लीज़ इनको भी याद कर लीजिएगा। ठीक है, मिलाने वाला क्वेश्चन आ सकता है इस टाइप का। चलिए क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। सितंबर 22 सेशन 1 का क्वेश्चन है, 4 मार्क्स में आया। तो देखिए इस क्वेश्चन में क्या गया है, जरा आप पेडिग्री पे ध्यान दीजिए क्या कह रहा है। देखिए देखते ही आपको क्या दिखाई दे रहा है, मेल और फीमेल में इक्वल अबंडेंस नहीं है, नहीं है ना। आप देखिए ओनली मेल्स आर अफेक्टेड, फीमेल्स एट बेस्ट आर लुकिंग टू बी अ कैरियर, पहली चीज़। दूसरा, ऑटोसोमल डोमिनेंट के केस में मैंने क्या बोला था कि अगर प्रोजेनी अफेक्टेड तो कोई ना कोई पेरेंट जरूर अफेक्टेड हो, ऐसा यहाँ पे नहीं है ना। प्रोजेनी अफेक्टेड तो पेरेंट एट मैक्स आपको कैरियर दिखाई, अफेक्टेड तो नहीं दिखाई दे रहा है। चलिए इस स्टेटमेंट, क्वेश्चन क्या कह रहा है, गिवन बिलो इज अ पेडिग्री इंडिकेटिंग ए पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस। The following statements are drawn from the above pedigree towards understanding the pattern of inheritance. An affected male does not appear to pass the trait to his son. Affected male son को pass on नहीं कर, बिल्कुल देखिए affected male से daughter carrier बन रही है, males normal है। ठीक है, यहाँ पे भी देख लीजिए, तो ये स्टेटमेंट तो ठीक है ना। नेक्स्ट स्टेटमेंट, an affected male appears to pass the allele to daughter who is unaffected. तभी तो कैरियर दिखाई गई है ना। तो अफेक्टेड मेल ने डॉटर को पास ऑन किया जो अनअफेक्टेड है, शी इज शोइंग जस्ट कैरियर कंडीशन ओनली, तो ये स्टेटमेंट भी सही है। सी स्टेटमेंट, ऑल अफेक्टेड इंडिविजुअल्स हैव एटलीस्ट वन अफेक्टेड पेरेंट, नहीं ऐसा नहीं है। अफेक्टेड इंडिविजुअल के पेरेंट कैरियर जरूर दिखाई दे रहे हैं बट दे आर नॉट अफेक्टेड, सो दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। देन द गिवन ट्रेट अपीयर्स टू बी रिसेसिव वन, ध्यान दीजिए, क्या ये ट्रेट आपको रिसेसिव दिखाई दे रहा है? डोमिनेंट तो बिल्कुल भी नहीं है, अभी मैंने आपको डोमिनेंट की कंडीशन फुलफिल कर दी। यस, रिसेसिव दिखाई दे रहा है आपको, आप चाहें तो जीनोटाइप से भी क्रॉस चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट, द गिवन ट्रेट अपीयर्स टू बी एन ऑटोसोमल रिसेसिव। देखिए ऑटोसोमल रिसेसिव नहीं है, ऑटोसोमल रिसेसिव अगर होता तो मेल और फीमेल में इक्वल अबंडेंस से इंडिविजुअल अफेक्टेड दिखाई देते हैं, फीमेल कैरियर दिखाई दे रहे, कैरियर सिचुएशन कभी भी नहीं होने वाली आपके क्या कहते हैं ऑटोसोमल रिसेसिव सिचुएशंस में, अभी जैसे हम लोगों ने बोला था। तो इस केस में कौन से स्टेटमेंट ए बी डी सही है, यानी कि बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, देखिए 4 मार्क्स का क्वेश्चन कुछ भी नहीं है, बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ पेडिग्री हो क्वेश्चन सॉल्व होगा। ठीक है, तो ज़रूरी नहीं है कि आप वो क्या करें एक्सरे डिफ्रैक्शन की स्टडी क्लासेस करें बैठ के, है ना। यूट्यूब पे आधे घंटे कोई आपको एक्सरे डिफ्रैक्शन पढ़ा रहा है, कोई कुछ और पढ़ा रहा है, डोंट वेस्ट योर टाइम। वो टॉपिक्स पढ़िए जिनसे हमेशा क्वेश्चंस आते हैं, 4 नंबर इसमें मिलेंगे, 4 उसमें मिलेंगे, उसमें खूब सर मारोगे, उसके बाद भी टॉपिक समझ में नहीं आया, क्वेश्चन एग्जाम में छूट जाएगा। इसमें जरा सी भी मेहनत करोगे ना, क्वेश्चन छूट नहीं सकता। और आई एम टेलिंग यू, जेनेटिक्स इज टोटली लॉजिकल, याद करने का कुछ है ही नहीं, सिर्फ अंडरस्टैंडिंग है। अगर आप पेडिग्री का अंडरस्टैंडिंग डेवलप करें, इस वीडियो को 2-3 बार वॉच करिए, वो अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी, इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने में आपको बिल्कुल भी समय नहीं लगेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए इसका आंसर बी था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए, गिवन बिलो इज अ पेडिग्री इंडिकेटिंग द पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस। जरा ध्यान दीजिए, इस वाले केस में क्या हो रहा है, देखिए पेरेंट्स दोनों नॉर्मल है, तो अगर पेरेंट्स नॉर्मल है तो क्या ये ऑटोसोमल डोमिनेंट हो सकती है? क्या ये ऑटोसोमल डोमिनेंट हो सकती है? बिल्कुल नहीं हो सकती, है ना, क्योंकि डोमिनेंट का सबसे इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया क्या था कि अगर पेरेंट अफेक्टेड है, अगर प्रोजेनी अफेक्टेड, तो वन ऑफ हिज और हर पेरेंट मस्ट ऑल्सो शो दैट ट्रेट। तो भाई ये ऑप्शन तो खत्म हो गए। अब देखिए एक्स-लिंक्ड रिसेसिव, अगर एक्स-लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट हम मान के चलें तो इस फीमेल के पास दोनों एक्स क्रोमोसोम रिसेसिव हैं,
फीमेल के पास दोनों एक्स क्रोमोसोम रिसेसिव होने का मतलब एक फादर से आएगा, एक मदर से आएगा, और फादर के पास अगर रिसेसिव एलील है तो एक्सप्रेस होना चाहिए। यहाँ फादर तो नॉर्मल है, तो ये भी नहीं हो सकता, है ना, सॉरी, तो एक्स लिंक रिसेसिव भी नहीं हो सकता, है ना, एलिमिनेट कर दिया, बचा क्या ऑटोसोमल रिसेसिव। ऑटोसोमल रिसेसिव में क्या पॉसिबल है कि अगर ये दोनों पेरेंट हेटेरोजाइगस हो तो ये सिचुएशन आ जाएगी। ठीक है, कितना सिंपल सा क्वेश्चन है। मतलब ये क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपका टेम्पो सेट करते हैं एग्जाम के समय। लेकिन स्टार्ट विद जेनेटिक्स, यू कैन लुक फॉर विद द पेडिग्री क्वेश्चन स्टार्टिंग एंड दीज, ये 100% आपके सही में गलत हो ही नहीं सकता अनटिल अनलेस यू आर हेल बेंट ऑन मेकिंग मिस्टेक्स। ये गलत नहीं हो सकते आपके। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे ध्यान दें। ये क्वेश्चन देखिए नवंबर 20 सेशन में आया था। सिंपल सा क्वेश्चन, जरा डायग्राम पे ध्यान दीजिए। सबसे पहले क्या करते हैं, एलिमिनेट कर लेते हैं। देखें क्या क्या एलिमिनेट हो जा रहा है। क्या ये वाइलिंग हो सकता है? देखिए वाइलिंग ट्रेट के लिए सबसे खास बात मैंने क्या बताई थी आपको कि वाइलिंग ट्रेट जो है वो केवल मेल्स में होगा, फादर से केवल सन में ट्रांसमिट होगा। यहाँ क्या हो रहा है, फीमेल अफेक्टेड दिखाई दे रही है, तो ये तो खत्म हो गया। अगर हम इसको एक्स लिंक रिसेसिव पेडिग्री मान के चलें, एक्स लिंक रिसेसिव, तो इस फीमेल के पास दोनों रिसेसिव एक्स क्रोमोसोम है और मदर का एक्स क्रोमोसोम सन में जाता है, तो यहाँ सन नॉर्मल कैसे हो रहा है, तो ये भी खत्म हो गया। एलिमिनेट करते हुए चलिए एक्स लिंक डोमिनेंट की बात करें। एक्स लिंक डोमिनेंट ट्रेट में हम लोगों ने क्या बोला था कि फादर से केवल डॉटर में जाएगा और मदर से सन एंड डॉटर दोनों में जाएगा। चलिए अफेक्टेड फादर को देख लेते हैं। अब देखिए फादर अफेक्टेड है ना, और यहाँ सन में डिजीज आ रही है। अफेक्टेड फादर से कभी भी सन में नहीं आ सकते डिजीज, याद है मैंने अभी बताया था आपको। अफेक्टेड फादर से केवल डॉटर्स में जाएंगे जब हम लोग एक्स लिंक डोमिनेंट ट्रेट की बात कर रहे हैं। अफेक्टेड मदर से सन एंड डॉटर दोनों में जाएगा, बट यहाँ फादर अफेक्टेड और सन में डिजीज जा रही है, तो भाई ये एक्स लिंक डोमिनेंट भी नहीं हो सकता। ठीक है, तो अब बचा क्या आपका ऑटोसोमल डोमिनेंट। ऑटोसोमल डोमिनेंट मैंने आपको जैसे शुरुआत में करके भी दिखाया था। अगर हम इन दोनों को हेटेरोजाइगस ले लें तो देखिए ये सिचुएशन आ जा रही है। ये पूरी पेडिग्री ऑटोसोमल डोमिनेंट से सॉल्व हो रही है। कितने इजी क्वेश्चंस हैं। ठीक है, चलिए और देखते हैं। एक ये क्वेश्चन आया, इसको देख लीजिए क्या कह रहा है। ठीक है, द ट्रेट शोन इन द एवर पेडिग्री, जरा ध्यान दीजिए क्या क्या। अब देखिए यहाँ पे आपको मेल और फीमेल दोनों दिखाई दे रहे हैं अफेक्टेड, तो भाई ये ऑप्शन तो खत्म हो गया, वाइलिंग ट्रेट तो नहीं हो रहा। आगे देखते हैं। एक और चीज़ हम लोगों ने डोमिनेंट ट्रेट के केस में क्या बोला था कि अगर प्रोजेनी अफेक्टेड है तो वन ऑफ हिज और हर पेरेंट शुड ऑल्सो शो द ट्रेट। यहाँ देखिए तीनों प्रोजेनी अफेक्टेड, दोनों पेरेंट्स नॉर्मल है, डोमिनेंट वाला तो खत्म हो गया। ठीक है, अब बचे ऑटोसोमल रिसेसिव और एक्स लिंक रिसेसिव ट्रेट। जरा ध्यान दीजिए, अगर हम इसको एक्स लिंक रिसेसिव ट्रेट मान के चलें, एक्स लिंक रिसेसिव ट्रेट मान के चलें, तो देखिए इस फीमेल में, फीमेल अफेक्टेड है, फीमेल अफेक्टेड यानी इसके पास दोनों एक्स क्रोमोसोम रिसेसिव आए। दोनों एक्स क्रोमोसोम रिसेसिव आए तो फादर के पास होना चाहिए था रिसेसिव, तो फादर को अफेक्टेड होना चाहिए था। यहाँ तो फादर नॉर्मल है, यहाँ तो फादर नॉर्मल है, तो भाई एक्स लिंक रिसेसिव भी नहीं हो सकता। तो बचा क्या, ऑटोसोमल रिसेसिव। अब आप सॉल्व करके देखिए, अगर हम दोनों पेरेंट्स को हेटेरोजाइगस कर लें तो ये सिचुएशन आ जा रही है। बात समझ में आई? तो मैंने कैसे आपको बोला कि आप कभी भी किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए किसी एक क्राइटेरिया पे सॉल्व नहीं करेंगे। जो कुछ भी मैंने सीखा ना, उन मल्टीपल क्राइटेरियाज को आप अप्लाई करेंगे। ठीक है, और उसके बेसिस पे आप कंक्लूजन ड्रॉ करेंगे, और जहां तक पॉसिबल होगा आप जीनोटाइप से उसको क्रॉस चेक करेंगे। ठीक है, तो आज के टॉपिक को आपको रियलाइज हुआ होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर हम MST सीरीज लेके आए हैं तो आपको कैटलिस्ट का एक्सपीरियंस इस सीरीज में दिखाई देगा। टीम कैटलिस्ट ने वो टॉपिक्स चूज करे हैं आपके लिए जिनसे बहुत ज़्यादा ऑलमोस्ट हर एग्जाम में बहुत ज़्यादा मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो इस सीरीज़ को खूब एंजॉय करिए, और मैं बार बार कहूँगा ऐसे टॉपिक्स पे टाइम वेस्ट नहीं करिए जो आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, बहुत सारे यूट्यूबर्स, बहुत सारे लोग आपको ऐसे टॉपिक्स पढ़ाने की कोशिश करते हैं जिससे वो आपको इम्प्रेस कर सकें। इट्स नॉट अबाउट इम्प्रेसिंग योर सेल्फ। आप वो क्वेश्चन सॉल्व करिए जो एग्जाम में डूएबल है, जिनको आप कर लोगे। आप समझ सकते हैं 180 मिनट में 145 क्वेश्चंस रीड, अंडरस्टैंड एंड सॉल्व की प्रोसेस के थ्रू जाने, जिसमें पार्ट सी का एक एक क्वेश्चन, और आप जानते हैं इनका सॉफ्टवेयर कैसा होता है, आप स्क्रॉल ही करते रह जाते हैं पार्ट सी पहुँचते पहुँचते। ठीक है, तो कोशिश करिए कि आप ऐसे एरियाज पे पहले फोकस करिए जिनसे आपको हर हालत में क्वेश्चंस मिलते हैं। कैटलिस्ट की MST
मोस्ट स्कोरिंग टॉपिक की सीरीज़ में आपको ऐसे टॉपिक मिलने वाले हैं। आई होप यू एंजॉयड वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिएगा, इस वीडियो को शेयर करिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ। एमएसटी सीरीज़ जितना हो सके सबको बताइए कि कैटलिस्ट की एमएसटी सीरीज़ कैसी है। आप समझ सकते हैं कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज़ है, ये आपको बहुत हेल्प करेगी आपके आने वाले एग्जाम में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।